छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. If the music be the food of love, played on. These are the words by William Shakespeare. This is what drives the agenda at TM Talent Management Team, the truly musical. Tarsen Mittal is the founder for TM Talent Management. Today we'll be talking to Tarsen Mittal in Mumbai and मैं नवनीत आनंद वॉइस आजकल से in Sydney. तरसेन जी, वेलकम टू वॉइस आजकल सिडनी. थैंक यू सर. नवनीत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के. बहुत दिनों बाद हमारी बात हो रही है और मैं ऐसे भी आपको देख के बड़ा पॉजिटिव फील करता हूँ हमेशा यार. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कनेक्टिंग अगेन. I think it's the positive vibes within you that makes me feel that good as well. That's wonderful. अच्छा, हम TM की बात करें. अभी आज की डेट में how many artists the TM is managing? So we are currently having 24 exclusive artists. अच्छा. Which includes Arijit Singh, Ajay Atul, Vishal Shekhar, Vishal Bhardwaj, Hariharan, Amitabh Bhattacharya, Rekha Bhardwaj, Amit Trivedi, to name a few. और कोई न्यू टैलेंट, द अपकमिंग टैलेंट जो अभी बहुत लोग हैं. यूथ. गोल्डी सोहेल जिसके आप टीएम म्यूजिक में देखो हमने 2 गाने रिलीज किए भी हैं. अच्छा. जो कि एक पंजाबी लड़का है गुवाहाटी से, मेरे होम टाउन से, सिंगर सॉन्ग राइटर, जिसको हमने 2015 में साइन किया था. अभी उनके गाने रिलीज हुए. अच्छा. बादल है, एक हरियाणा का रैपर है. सफीदो एक गाँव है, उसका नाम ही है बादल सफीदो का छोरा. एक जम्मू का लड़का है गौरव दत्ता, जिसका हम गाना भी थोड़े दिन में निकालने वाले हैं. एक चारू सेम वाला है, जिसका अगला गाना 23 जून को रिलीज होने वाला है. वो एक नई आर्टिस्ट है. एक चंडीगढ़ से और एक आर्टिस्ट है इप्सिता, जिनका गाना अभी 2 महीने में रिलीज होने वाला है. और इनको छोड़ के बहुत हमारे पास एक वो आर्टिस्ट है इमर्जिंग, और बोलते हैं जिन आर्टिस्टों के 4-5 गाने सुपर हिट हैं, बट दे आर नॉट इन द ए कैटेगरी. और अच्छा. बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है मेघना मिश्रा, जिसने सीक्रेट सोपा के सारे गाने गाए थे. असीस कौर, शी इज डूइंग एक्सट्रीमली दीस डेज. दिव्य कुमार बहुत फेवरेट आर्टिस्ट है मेरा. मोहम्मद इरफान. हमारे पास मतलब हम अनुषा मनी, किस्मत, सनी अहमद. मतलब एक्चुअली मैं ये गलत होगा कि मैं किसी का नाम भूल जाऊं, बट ऑनेस्टली वी फील ब्लेस्ड दैट वी हैव सम ग्रेट टैलेंट्स. तो बहुत हर कैटेगरी के आर्टिस्ट हमारे पास. अच्छा, तो सेम द फाउंडर फॉर टीएम टैलेंट मैनेजमेंट, मैं उसकी बात ना करते हुए अगर बोलता हूँ, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्ली डेज इन स्कूल एंड कॉलेज. सर मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलने के लिए जाना जाता हूँ, तो मैं स्ट्रेट बात करूंगा. मेरी कहानी मतलब मैं उन मिलियंस ऑफ लोगों के बीच का हूँ इंडिया में, जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको इजीली बोलते हैं. और उसमें क्या है कि कुछ दिक्कतें भी है, कुछ मजा भी है. दिक्कतें ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होता, लेकिन मजा ये है कि आपके पास ऑब्लिगेशंस नहीं होते, बाउंडेशंस नहीं होते, और आपको हर चीज में खुशी मिलती है. So I was born in Narwana. It's a place in Haryana. My father, उसकी एक छोटी सी दुकान थी, एक खिलौने की दुकान थी. हम 4 भाई हैं, और मुझे याद है कि मैं 100 स्क्वायर फीट के घर पे रहते थे हम लोग, जिसमें हम 4 भाई, मेरी मम्मी, मेरी दादी और पापा सब रहते थे हम. और हमारा जो टॉयलेट होता था, जिसके ऊपर अभी मोदी जी काम कर रहे हैं, तो टॉयलेट 1 किलोमीटर दूर होता था, जब वहाँ पे हम जाके यूज करते थे. दैट इज द लाइफ आई वाज बोर्न इन. और अर्ली डेज में हमारे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक ही स्कूल होता था हमारे यहाँ पे, सब सारे भाई उसी में पढ़ते थे. पहली, पक्की, दूसरी, तीसरी, चौथी मुझे याद है. हमने नर्सरी केजी नहीं पढ़ी. और मैं शायद लास्ट बैच था जो हम तख्ती लेके स्कूल जाया करते थे. अरे हाँ, वो तख्ती, वो हाँ, गाची से साफ करते थे, कलम से लिखते थे. बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता, मुझे भी विश्वास नहीं होता कभी कभी कि यार मैं ना वो लास्ट मतलब खत्म होते होते मैंने देख लिया. सो पहली, पक्की, दूसरी तक हम तख्ती लेते थे. दवात होती थी. दवात मतलब जो बॉटल को बोलते थे. और शायद चैंपार की वो काले रंग की शीशी होती थी. नहीं, वो तो सर बाद में आई. उससे पहले एक काले रंग की इंक आती थी, लोकल मेड इंक, और एक बांस का पेन होती थी. बांस की, प्रॉपर बांस की, बैम्बू की एक पेन होती थी, आगे से चोंच होती थी उसकी. कलम बोलते थे हम लोग. कलम, करेक्ट, कलम. सो उसको आप डिप करते थे, डिप करके तख्ती के ऊपर लिखते थे, और तख्ती को मुल्तानी मिट्टी से रोज आप साफ करके उसको सुखाते थे. That's right. वो कहते भी हाँ, फट्टी सुखा. करेक्ट. तो वो उसमें हुआ. और हमारे स्कूल में भी क्या था, दरिया होती थी.
एक लंबी दरी होती थी जिसको हम रोल करके रखते थे। तो सारे स्कूल के बच्चे जैसे ही क्लास में जाएंगे वो दरियों को बिछाते थे एक लाइन से, मान लो 4 लाइन बन गई, और दरियों पे आपने बस्ता रखा, आप बैठे, फिर पीछे बस्ता, फिर बंदा बैठा है, फिर बस्ता, फिर बच्चा बैठा है। तो ऐसी लाइनें बनी रहती थी। तो मान लो एक क्लास में 4 लाइनें हैं, एक दरी पे 10 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं। जब लाइट चली जाती थी, बहुत धूप होती थी, तो हमको टीचर कभी कभी गार्डन में पेड़ के नीचे ले जाया जाते थे। अब मैं ये सब बातें करता हूँ, लोगों को लगता है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट ये सच है, ऐसा हुआ है, मतलब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना, आई एम विजुअलाइजिंग इट बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर गोइंग थ्रू द सिमिलर फेज। हाँ अच्छा हाँ, जब तो पेड़ के नीचे ये ले जाते थे। 1987 में मैं स्कूल ज्वाइन किया था। 1983 आई वाज बॉर्न, 4 साल का था तब स्कूल ज्वाइन किया था। तो तकरीबन 1992 हम गुवाहाटी शिफ्ट हुए थे। मेरे फादर स्ट्रगल कर रहे थे, दुकान नहीं चल रही थी, जगह जगह जा जाके काम ढूंढ रहे थे, और फाइनली उनका गुवाहाटी में कुछ काम सेट हुआ। तो और तब हम फाइनली गुवाहाटी गए 1992 में, व्हेन आई पास क्लास 4। और गुवाहाटी गया तो मेरे लिए अलग दुनिया थी, क्योंकि हरियाणा और असम, मतलब इट्स लाइक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। डिफरेंट तो हमको वर्ल्ड। एबीसीडी भी नहीं आती थी, मतलब एबीसीडी क्लास 5 में आती थी हमारे यहाँ उस टाइम। 6 में। और हाँ, 6 में भी करेक्ट, हाँ। हाँ। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जाके तो एकदम कम्प्लीटली, हम 2 भाई शिफ्ट हुए थे, मॉम डैड और दोनों भाई, और बहुत ही अलग दुनिया थी। अलग लोग, अलग पहनावा, अलग बात। तो वहां फिर मैं एक दूसरे स्कूल में हमने पढ़ाई की। उस स्कूल का नाम था बद्रीदास MELP स्कूल। तो अच्छा। बद्रीदास मिडिल इंग्लिश लोअर प्राइमरी स्कूल, उसका फुल फॉर्म ये था। तो क्या है कि असम में हिंदी पढ़ने वाले तो हिंदी भाषी लोग ही होंगे ना, क्योंकि असमीज और बिल्कुल। इंग्लिश। दैट्स राइट। तो हिंदी भाषी लोग कौन होते थे? मतलब बिहारी, यूपी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये लोग। तो जो वेल ऑफ होते थे वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, जो वेल ऑफ नहीं होते थे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। गवर्नमेंट के हिंदी स्कूल लिमिटेड होते थे, वहाँ पे ज्यादातर हमारे जो यारी दोस्त और साथी थे, किसी कोई चूरन बेचता था, कोई बलून बेचता था, किसी के पापा ठेला चलाते थे, किसी के पापा रिक्शा चलाते थे। तो हम उस स्कूल में पढ़े, और गवर्नमेंट स्कूल था। और मतलब बहुत मजा आया, मतलब ऑनेस्टली। 25 पैसा मिलता था घर से, 1 रुपया मिलता था, सॉरी, क्लास 5 में मुझे 1 रुपये में हम 25 पैसे का चूरन खाते थे। हाँ। 25 पैसे के बोगरी खाते थे, बोगरी वो बेर की छोटे वाले वो होते हैं। और गुड़। बहुत मजा था। और वो। 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, और 3 बजे देख भाई देख आता था। अच्छा। और स्कूल से देख भाई देख एक शो था, मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता। हाँ। शेखर सुमन का एक शो आता था उस टाइम बिल्कुल। पे। और हम लोगों को इतना पसंद था वो कॉमेडी शो कि वो DD1 पे आता था। DD1 में DD2 कुछ तो होता था उस टाइम पे। हाँ, दूरदर्शन और का हम जो भी है। लोग, हमारा जो घर से लेके स्कूल का जो डिस्टेंस था वो था तकरीबन 12 मिनट का, पैदल अच्छा। चलो तो। और हम लोग उसको 3 मिनट में पहुंच जाते थे घर पे, बात है। ताकि वो 3 मिनट से ज्यादा मिस नहीं हो। You know, those were the days. And यकीन मानो जैसे जैसे आप बताते चले जा रहे हो ना, मुझे ये लग रहा है भी इस जर्नी में मैं आपके साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। सो 5, 6, 7 वहां थे। 5, 6, 7 के बाद अचानक मुझे लगा कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो और हमारे तो क्या है कि पूरे परिवार में मेरे 3 बड़े भाई हैं, और हमारे घर का सिस्टम है कि 10वीं पढ़ो नौकरी पे लगो, 10वीं पढ़ो नौकरी पे लगो, और परिवार में हाथ बटाओ। तो वैसे ही चल रहा था। मैं अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में अच्छा था, मतलब बैड फॉर माय फैमिली, आई एम सॉरी। तो मेरे रिजल्ट अच्छा आता था, कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आ ही जाता था स्कूल कॉलेज में, और मैथ्स बहुत अच्छा था। 7 के बाद मैंने कोशिश करके इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लिया किसी तरीके से, स्टूडेंट्स फैकल्टी इंग्लिश हाई स्कूल। आई पास क्लास 7 एंड आई गॉट एडमिटेड इन क्लास 7 अगेन। तो वो अलग जर्नी है, वो 1 घंटा लग जाएगा उसमें, मैं थोड़ा क्विकली करता हूँ। फिर उसके बाद हाँ। मैं फिर स्कूल चेंज किया 9 और 10 में, श्री दिगंबर जैन विद्यालय। स्टेप अच्छा। बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे। और फाइनली मैट्रिक जब पास की, तब तक हम मेरे को इंग्लिश इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आ गई थी, और रिजल्ट अच्छा हुआ। और फाइनली मैं गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, जो हमारा गुवाहाटी का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है, उसमें हाँ। एडमिशन लिया। तब तक मतलब बैलेंस आउट हो गया था। तो बीपीएल से मिडिल क्लास की जर्नी पहुंच गई थी तब तक। So that is my And schooling. inspirational story. Can they graduate from Guwahati Commerce College in Guwahati 2004, I Commerce, think. 2004। उस And बीच में you. मैंने सीए और सीएस भी पढ़ा था। अच्छा। ट्वेल्थ के बाद क्या होता है कि सब लोग बन रहे थे सीए सीएस, तो मैंने लगा मैं भी कर लेता हूँ। हाँ। तो सीए और सीएस दोनों में एडमिशन लिया। दोनों के फाउंडेशन एग्जाम होते हैं, अगर आप ग्रेजुएट करके करो तो फाउंडेशन नहीं होता है, ग्रेजुएट नहीं करके करो, पहले करना चाहो तो फाउंडेशन एग्जाम देनी पड़ता है। तो दोनों बिल्कुल। फाउंडेशन में मैं पास हुआ था।
अच्छा। सीए में भी पास हुआ था, सीएस में भी पास हुआ था। इनफैक्ट सीएस में मेरी ऑल इंडिया 15th रैंक थी फाउंडेशन एग्जाम्स में। और लेकिन बाद में आगे पढ़ नहीं पाया क्योंकि थोड़े से पारिवारिक हालत इतने ठीक नहीं थे। आई हैड टू फोकस इनटू बिजनेस। तो I think destiny, that's where it takes you. You be there. राइट। है ना? अगर मैं उस समय की बात करूं गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज की, and you were involved in teaching students, modeling, anchoring, organizing events, and और ऐसे ऐसे कई सारे काम। उस समय की कोई ऐसी मीठी याद? मीठी सर बहुत सारी याद है। मतलब मैं तो अपने आप उस सोच सोच के हंसता रहता हूँ, बहुत खुद भी हंसता हूँ अकेले अकेले में। एक्चुअली उस टाइम कैसा था ना कि उस टाइम मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि यार रो के कोई फायदा नहीं है ना। आसपास में जिसको भी देखो रो रहा है, ट्रिप कर रहा है। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, मेरे बड़े भाई ने मुझे धोखा दे दिया। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, मेरे दोस्त ने मुझे साथ नहीं दिया। मैं ऐसे बहुत सुनता था कहानियां, छोटा बच्चा था ना। मेरे को ऐसा लगता था कि ये पागल लोग हैं यार, मतलब यार क्या बकवास बात कर रहे हैं। हर आदमी दूसरे को दोष दे रहा है कि इनके चक्कर में आगे नहीं बढ़ा है। मेरे को नहीं दोष देना। लेट्स फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू rather than what I can't do. And I always felt one thing surrounding me, that people do not have the responsibility to help you. अगर आपको हेल्प मिली तो अच्छी बात है, लेकिन लोग आपको हेल्प करें ये आपका हक नहीं है, ये उनकी मर्जी है वो हेल्प करे या नहीं करे। एंड nobody will ever work with you if they don't feel confident of you. तो या तो आप बेचारा बन के काम ले लो या कॉन्फिडेंट बन के काम। सो बिल्कुल। आई ट्राई टू फॉलो दैट कॉन्फिडेंट मॉडल। और मैंने सोचा कि मेरे को जो मौका मिलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है। और हम मस्ती भी करते थे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट करते थे। गौशाला मेला में स्टॉल भी लगाया हमने, पाव भाजी। और आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड इन ऑस्ट्रेलिया और फिजी व्हाट इज गौशाला मेला। सो दिवाली के बाद एक टाइम आता है जब गौ माता की पूजा होती है। That's तो right. गौशाला में 2 दिन का मेला लगता है जहाँ पे बहुत भीड़ होती थी हमारे एरिया में। तो वहां हमने मेले में एक दुकान स्टॉल लिया और स्टॉल में से पाव भाजी ये वो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक बेचा, कुछ पैसे कमा लिए। फिर मेरी मुझे पसंद बहुत करते थे लोग। फॉर्चुनेटली मैं इस बात का प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि ज्यादातर स्टेजेस ऑफ लाइफ में मुझे लोगों ने पसंद बहुत किया, सपोर्ट बहुत किया। तो एक आंटी थी, उन्होंने मैंने बोला कि मुझे ट्यूशन पढ़ाना, कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मेरे दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले। तो मैंने फर्स्ट ट्यूशन वहां से शुरू किया। क्लास 5 और क्लास 6 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जब मैट्रिक पास की थी 99 में। अच्छा। उसके बाद हाँ 99 में मैंने मैट्रिक पास की थी, फिर ट्यूशन पढ़ाया क्योंकि पैसे नहीं थे। और उसके बाद में एक और अंकल मिले, स्वपन दा, आई रिमेम्बर। उनकी बेटी थी क्लास 7 में पढ़ती थी, बोला कि उसको भी पढ़ा दे। मैंने ठीक है, उन दोनों को पढ़ाया। ऐसे मैंने 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, 1000-2000 रुपये मिल जाते थे, घर चल जाता था मैं। उसके बाद में जैसे ही 11th पास हुआ तो मेरे को किसी दूसरे दोस्त ने बोला कि यार मेरी सिस्टर को पढ़ाएगा। तो अच्छा। 11th में मैंने बोला हाँ हाँ पढ़ाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है। तो मैं जब 12th में था तो मैं 11th को पढ़ा रहा था, 11th के बच्चों को। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 12th पास करते करते मेरे पास 60 स्टूडेंट थे। अच्छा। कहते आई हैड अकेला 60 चला था, स्टूडेंट। कारवां बनता चला गया, बस वही हुआ। वो कभी कभी ना आपकी चीजें काम करने लग जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुंहफट और स्ट्रेट बंदा हूँ। तो मेरे को ना वो और मेरा पढ़ने का तरीका अलग था। तो वो पढ़ने का तरीका समझ में आया लोगों को, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपकी हम उम्र से आप जब पढ़ते हो तो वो आपकी मेंटेलिटी समझता है कि आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या दिक्कतें आ रही है, तो समझाने में इजी होता है। तो स्टूडेंट्स बने, अच्छा रहा। फिर मैं और भी बहुत काम करता था। कभी मैंने पटाखे का बिजनेस किया है कि दिवाली के टाइम पे घर पे पटाखे रख के बेचो। अब तो चलो लाइसेंस वाइसेंस बहुत कुछ चाहिए, बहुत मुश्किल होता है। पहले जमाने में ये सब बहुत कॉमन चीजें थी। हाँ, वो तो लगा हाँ के ये वो सब मैंने फोल्डिंग बेड लगाया, उसके ऊपर पटाखे लगाए। करेक्ट करेक्ट, तो वो हमने किया है। उसके बाद में मेरा दोस्त की इलेक्ट्रिक की दुकान थी। तो इलेक्ट्रिक की दुकान थी तो जब मैं बहुत बार उसकी दुकान में बैठता था और उसको मार्केटिंग लेकर करने के लिए गया हूँ, स्विच बोर्ड और अलग अलग चीजें। फिर हमारे एक ओनर थे आसपास में, उनके एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन नया नया था। जो पीछे आपके एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगी हुई है देखो आप, फैब्रिकेशन हाँ, की। यस यस ये यस। ये 2001 2000 में नया नया था इंडिया में, एकदम नया नया। पहले लकड़ी की खिड़कियां होती थी, फिर एल्यूमिनियम और ग्लास की खिड़कियां लगनी शुरू हुई। तो मैं वो भी बिल्डिंगों में जा जाके बेचता था कि भाई ये एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का काम है। तो मेरे को एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं, मेरे को जो मिलता था मैं करता था। फिर किसी ने बोला मॉडलिंग कर ले। तो मैंने अच्छा। बोला मॉडलिंग क्या होती है, मॉडलिंग होती क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं ना मॉडलिंग क्या होती है। तो 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 अच्छा। दिसंबर 2000 टू बी प्रिसाइज।
तो बंजारा बोल के एक शो होता था, बिकॉज गुवाहाटी वाज नॉट अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी इवेंट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत होती थी, हाँ उस समय। शाम को जल्दी बंद हो जाता था उस समय। तो बहुत कम मॉडलिंग वॉडलिंग होती थी। मैंने पार्टिसिपेट किया, सिलेक्ट हो गया, मॉडलिंग कर ली। मॉडलिंग जिस दिन मैं स्टेज पे चढ़ा था ना, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ दैट आई ओनली थॉट वन थिंग कि यार ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। मतलब आप ये सोचो, एक बंदे का बैकग्राउंड, जिस हाँ, बंदे ने हमेशा तंगी देखी हो, और जिस बंदे को यही पता हो कि बहुत मेहनत करती है पैसा कमाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने के लिए, और उस बंदे को स्टेज पे आप चल रहे हैं और 2000 लोग आपको देख रहे हैं, और तालियां मार रहे और हैं। आप तालियां मारे और आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो मेरे को ना ये बात ही समझ में नहीं आई। मैं बोला यार ये तो कमाल ही है, जिंदगी में यही काम करना है, दूसरा काम ही नहीं करना है। तो वहां से मेरी वो एंटरटेनमेंट वाली शुरुआत हुई थी। वो हुआ तो उसके बाद मैंने 2-3 जगह मॉडलिंग की, और मॉडलिंग की तो पता चला कि अब मॉडल का ज्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि इतने होते ही नहीं है वहाँ पे शो, और मैं हाँ, बेस्ट मॉडल था भी नहीं। आप मेरे को देख लो, मैं कितना खराब दिखता हूँ अभी, तो उससे कितना अच्छा दिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने एंकरिंग शुरू की, क्योंकि हिंदी हाँ, अच्छी थी, तो बिल्कुल। हिंदी एंकर, तो एंकरिंग शुरू की। एंकरिंग के बाद मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके और काफी लोगों को मिला के हमने खुद की एक इवेंट ऑर्गेनाइज की उस टाइम पे। तो इवेंट वाला धंधा भी शुरू हो गया हल्का हल्का। तो एक तरफ एजुकेशन चल रहा था, एक तरफ इवेंट चल रहा था। फिर हमने एजुकेशन फेयर किया, फर्नीचर फेयर किया, बहुत कुछ किया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, तो किसी ने मुझे अप्रोच किया था। तो समझ लीजिए 2000 से लेके 2004 तक जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मुझे ऑनेस्टली विश्वास नहीं होता है कि मैंने ये सब कैसे किया। मुझे नहीं पता मैंने ये सब कैसे किया। उन 5 सालों में शायद एक वो यूनिवर्सिटी में जो होता है ना लाइफ और मैनेजमेंट का कोर्स होता है, वो कोर्स मैंने प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंसेस से किया। और उन 5 सालों में मैंने जो सीखा है, मेरे ख्याल से मैं अभी तक वो सारा ही अप्लाई कर रहा हूँ, वो सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूँ। तो that is a story where we say dream big, achieve big. बड़ा सोचा और बड़ा अचीव किया. That's the way to go. TM Talent Management. You are the CEO and founder for that. अच्छा, when did you first decide to choose a profession that you are in at the moment? सर 2004 में ना, जब हम इवेंट कर रहे थे, तो मैं एंकर हम्म, भी था, इवेंट मैनेजर भी था, डांसर हाँ, भी था, मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, टीचर भी था, सब कुछ करता था उस टाइम। हम्म, तो हमने एक डांडिया ऑर्गेनाइज करवाया था। डांडिया में अमन वर्मा आए थे, और अच्छा, अमन वर्मा, खुलजा सिमसिम बहुत फेमस था उस टाइम। और बिल्कुल, खुलजा सिमसिम फेमस था। खुलजा सिमसिम हुआ तब तक हम गुवाहाटी में कोऑर्डिनेशन करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होंगे, आर्टिस्टों को बुला लिया, कमीशन दे जी, दिया, हम भी हाँ, वही करते थे। राइट, और वो करने के बाद मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यार ये जो आर्टिस्ट के मैनेजर्स है ना, इनकी बड़ी अच्छी जिंदगी है। ये आते हैं, फोन उठाते हैं, रेट बोलते हैं और कमीशन लेते हैं और चिल करते हैं लाइफ में। यार ऐसी जिंदगी चाहिए इनको भी। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट है, मतलब नॉट टू एब्सोल्युटली, मेनी हाँ, पीपल हाँ, लव इट। तो मैंने बोला कि ये कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने अमन को बोला कि यार ऐसा ऐसा मेरे पास आइडिया है, आप करोगे क्या? तो बोला अच्छा, हाँ यार, तो यू सीम लाइक अ नाइस पर्सन, कम टू बॉम्बे। ओके, और उस टाइम पे इंडियन आइडल भी नया नया आया था। राइट, और इंडियन आइडल के क्या होगा किसी को नहीं पता था। तो किसी ने मेरे को बोला इंडियन आइडल का ऐसा कंटेस्टेंट शो है। तो मैंने फिनाले देखा सीधा इंडियन आइडल, मैंने इंडियन आइडल देखा नहीं था। अच्छा, तो फर्स्ट उसको इंडियन आइडल लेके था, हमने, हाँ फर्स्ट इंडियन आइडल, उसको लेके हमने राहुल विद्या और इन लोगों का एक शो करवाया था गुवाहाटी में, अच्छा, एक टूर हाँ, करवाया था। तो वो सब साइमल्टेनियसली चल रहा था मामला। तो मैं मतलब आया बॉम्बे। आने के बाद मैंने कोशिश की, उससे पहले मैं एक बार बॉम्बे आया था अपनी एक फ्रेंड की शादी में, ट्रेन में, तब हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगा था बॉम्बे आके। और एक बार मैं आया था नीरज श्रीधर का एक शो बुक करने। अच्छा, बस ये 2 ही बार मैं बॉम्बे आया था बॉम्बे कभी। बॉम्बे वाइकिंग वाली न्यूज़ इधर, बॉम्बे वाई नहीं सुधर। तो वो जब आया तो वो बहुत बिजी थे, टाइम लग रहा था। तो मैंने अपना काम हल्का हल्का शुरू कर लिया। और वो अच्छा, हल्का हल्का शुरू किया तो जब आदमी जब आदमी खाली होता है तो उसका दिमाग चलता है। आप जितना, तो मैं लोगों से मिलता था, मीटिंग्स करता था, कहीं भी चला जाता था। मैंने कम से कम हजारों मीटिंग की होगी उस एक साल में। मेरे को याद है, एक डायरी मेंटेन करता था मैं, और एक मेरा दोस्त था आकाशदीप, वो पीजी में रहता था बॉम्बे, गुवाहाटी का अच्छा, एक सिंगर था। मैं उसके साथ पीजी में रहता था पहले। राइट, 3-4-6 महीने उसके साथ पीजी में रहा हूँ। फिर मैंने एक 1 BHK घर लिया, जिसमें हम लोग 4 दोस्त रहते थे। और 4 दोस्त के साथ मैं दिन को अपने काम पे चले जाते थे, मैं उसको ऑफिस जैसे भी यूज करता था। दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड। हाँ, तो उस समय से काम शुरू हुआ ये आर्टिस्ट वाला।
और 2004, 5, 6, 7 इन 4 सालों में मैंने बहुत काम किया आर्टिस्ट का। इंडियन आइडल आया, सारेगामा आया, लाफ्टर चैलेंज आया, नच बलिए आया, वॉइस ऑफ इंडिया आया, रियलिटी शो की भरमार थी। और नया एक ट्रेंड था रियलिटी शो वाला, तो मैंने बहुत सारे शोज किए। तो इन दस 4-5 years आई गॉट डिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इन दैट फील्ड। दैट्स वेयर दिस स्टार्टेड। 2008 आई शिफ्टेड बैक टू गुवाहाटी अच्छा। बिकॉज मैं बोर हो गया था। ये मेरी एक लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी बिजनेस से बोर हो जाता हूँ। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट जो सच है वो सच है। वापस गया तो वहां जाके हमने इवेंट मैनेजमेंट को प्रोफेशनली शुरू किया, आउटडोर कंपनी शुरू की, प्रिंटिंग की कंपनी शुरू की, फैब्रिकेशन की कंपनी शुरू की। एक टैबलॉइड चलाते हैं आज भी हम लोग जिसका नाम है जी प्लस, जो असम का सबसे पॉपुलर टैबलॉइड है। अच्छा। ऑनलाइन बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई और 2009 में शादी भी हो गई। तो 2008 से लेके 2012 तक मैंने ज्यादा फोकस वहां किया और बॉम्बे का जो मेरा काम था ना, उस काम को मैंने बहुत ही समेट लिया था। अच्छा। तो सिर्फ 2 या 3 आर्टिस्ट जो हमने रखे थे, एक था जुबिन गर्ग जो असम के सबसे बड़े आर्टिस्ट है, दैट्स राइट। वो बिकॉज लाइक फैमिली, एंड मोनाली ठाकुर एक आर्टिस्ट है वो। ये 2 हमारे मेन आर्टिस्ट हुआ करते थे, मुझे याद है उस टाइम। उन दोनों को छोड़ के मैंने बाकी सारा काम बंद कर दिया था एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग देयर इन गुवाहाटी। और क्या है कि कर्जा पूरा हो गया, एक फ्लैट भी खरीद लिया खुद का, शादी भी हो गई और अब ठीक ठाक खाना पीना भी मिलने लग गया, अब ठीक ठाक उस टाइम में लोग जानने भी लग गए, थोड़ी इज्जत भी हो गई। अब ये सब होने के बाद 2012 में मैं फिर से, वो बोर होने वाली बात होती है ना, मैं बोर हो गया। आई जेन्युइनली फील दैट आई एम द बेस्ट आर्टिस्ट मैनेजर इन द कंट्री। मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था और मेरे को म्यूजिक मैनेजमेंट करना है। सो 2012 में आई फाइनली शिफ्टेड बैक टू बॉम्बे। अच्छा। 2012 में जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, मैंने अपनी बीवी से कमिट किया था कि 3 साल के लिए जाएंगे। अच्छा। अगर 3 साल में इस्टेब्लिश हुए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है। बच्ची अभी 1 साल की है, 4 साल की जब तक होगी तब तक अपने पास टाइम है, स्कूल जब तक जाएगी। जिस दिन स्कूल जाना शुरू कर लेगी उसके बाद हम कर नहीं पाएंगे। तो स्कूल जाना जब तक वो शुरू नहीं करती ना, तो क्लास 1 में नहीं पहुंची, नर्सरी केजी में नहीं पहुंची, तब तक मुझे टाइम देना, तब तक मुझे ट्राई करना। तो हम लोग उसी चीज में आए। मैंने तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि म्यूजिक इज माई फोर्ट। यू नो, समझ में नहीं, आपने बहुत कुछ किया लेकिन बहुत कुछ करने के बाद लगा कि म्यूजिक मेरा मेरा सबसे करीब, जो मेरे दिल के करीब है वो म्यूजिक है। और आई थिंक म्यूजिक मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट व्हिच नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। तो मैंने एक फॉर्मेट शुरू किया, ट्रांसपेरेंसी का, ढूंढा कि क्या क्या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। सच बोलने वाले मैनेजर कम है, कमीशन एजेंट्स है। मैनेजमेंट तो मुझे भी नहीं आता था तब तक, मुझे लगता था मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ शो बुक करना होता है। वो तो बाद में पता चला कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े। तो हमने वो शुरू किया, लोगों को अप्रोच किया, कुछ आर्टिस्ट आए, कुछ आर्टिस्टों ने ना किया। अलाप मिला, मेरा पार्टनर अलाप घोषर, जो कि Oh, एक yes, yes, yes. फेमस ड्रमर है। उसके पापा जयंतीलाल घोषल बहुत ही वेल एस्टैब्लिश म्यूजिशियन है इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक 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 करके दोस्ती बनती गई, लोगों ने हेल्प करते गए। एक्चुअली 2012 में जब टीएम टैलेंट मैन ने शुरू किया, मैं खाली Hmm. क्विकली खत्म करता हूँ कि Hmm. बोर हो जाते हैं ना आदमी, दो दो 3 3 साल में। तो 2 साल में बोर हुआ तो सबसे पहले हमने इंटरटेनमेंट कंसल्टेंट शुरू किया। मैंने बोला हाँ। कि 2 अलग अलग बिजनेस है ये, एक आर्टिस्ट को मैनेज करना और दूसरा Hmm. किसी क्लाइंट के लिए किसी आर्टिस्ट को सर्व करना। ये 2 अलग अलग राइट। बिजनेस, हमने दोनों बिल्कुल। को डिफरेंशिएट किया। तो ठीक है। टीएम टैलेंट मैनेजमेंट हम सिर्फ अपने आर्टिस्ट की बिल करते हैं। उसके बिल्कुल। बाद जो जो मुझे दिक्कतें आती थी ना एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी शुरू की। मुझे लगा कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है। कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर। तो पता चला कि अरे इंडिया में कॉन्फ्रेंस ही नहीं है। ये क्या अच्छा। गलत बात है, इंडिया में कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो हमने फिर ऑल अबाउट म्यूजिक शुरू किया। हाँ। उसके पहले हमने देखा कि इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं इंडिया में, बॉलीवुड म्यूजिक पे कोई फेस्टिवल नहीं है। यस। तो इवेंट कैपिटल के साथ मिलके हमने बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके बाद में ये लगा कि रोलिंग स्टोन इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है और बिलबोर्ड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे इंटरनेशनल म्यूजिक लेड प्लेटफॉर्म है। इंडिया में कोई म्यूजिक लेड प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, दी प्लेटफॉर्म जिसको लोग रेफर कर सके। तो हमने म्यूजिक प्लस शुरू किया, यार म्यूजिक प्लस शुरू करते हैं। उसके बाद में जब हम सिर्फ सारी चीजें मैं म्यूजिक के अराउंड कर रहा था, तो कॉमेडी में कपिल, व्हेन ही केम Hmm. इनटू द बिजनेस लास्ट ईयर अगेन, यस। एंड वी डिस्कस दैट वी वांट टू हैंडल हिज लाइव शो बिजनेस, तब हमने ट्रूली कॉमिकल शुरू किया, कॉमेडी की एक ओके। अलग विंग शुरू की। Hmm. और म्यूजिक जो लेबल है ना, ये मेरा 2015 से मन था।
अच्छा। कि एक म्यूजिक लेबल होना चाहिए बिल्कुल। जिसमें मैं अपने स्टाइल का म्यूजिक कर पाऊँ। अपने स्टाइल का म्यूजिक मतलब जिस म्यूजिक को मैं समझता हूँ। और आज अगर एक आर्टिस्ट है, हम एक आर्टिस्ट डिपेंडेंट है फिल्म प्रोड्यूसर्स पे, इस पे यूट्यूब आने के बाद, टिकटॉक आने के बाद कोई भी आर्टिस्ट कहीं से भी फेमस हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। फाइनली 2015 से जो सपना देखा था वो 2020 में आके हमने लॉन्च किया। अभी तक सिर्फ 4 गाने लॉन्च किए, व्हाइल आई टू यू, और ये हमने लॉकडाउन में शुरू किया है। क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही हुआ था तो ये हमारा लॉन्च प्लान था अगस्त का। हमने बोला कि इसको हम प्रीपोन करते हैं और हम इस लॉकडाउन में कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं रादर देन अगेन क्रीपिंग अबाउट द वर्ल्ड। हालत बहुत खराब है सर। हम्म। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 2005 में जो मैं फाइनेंशियल सिचुएशन में था, 2020 में मैं वहीं पे आ गया हूँ 15 साल बाद। और सिर्फ एक कोरोना की वजह से। और हालत बहुत बुरी है, बहुत तकलीफ वाली है, बट वी हैव इंश्योर्ड दैट वी विल नॉट हैव एनी ले ऑफ्स। हम किसी भी एम्प्लॉय को नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में। हम 1 साल तक लड़ेंगे और कोशिश करेंगे जो भी कर सकते हैं, बाकी देखा जाएगा जो होगा। TM Music की बात करी, है ना, with you coming out with 360-degree solution to that, you have had a wonderful musical journey. What are the plans for the future, in the near future? सर मेरा प्लान ये है कि मुझे अभी फिलहाल, और मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बिना सोचे समझे बोलना चाहता हूँ, मतलब जो मन में है वही बोलना चाहता हूँ। मेरा प्लान अभी ये है कि मुझे ये जो दिक्कत है ना दुनिया की सबसे बड़ी, कोरोना, इस दिक्कत से लड़ने की कोशिश करनी है। और एग्जैक्टली नहीं पता तो हम हर हमारा जो बिजनेस है, जैसे टीएम है, टीएम में हम वर्चुअल इवेंट्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा। आपको जान के खुशी होगी कि हमने पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में 3-4 शोज वर्चुअल कर भी लिए हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे आए हैं लोगों को। अरे वाह, ठीक है। गुड। और हमने अभी एक नया बैंड साइन किया है जिस बैंड का नाम है लाइव एंड इनसिंक बैंड, जो कि अच्छा। इंडिया का पहला बैंड है। हम्म। पहला बैंड है जो विदाउट एनी डिले और लैग के परफॉर्म कर सकता है ऑनलाइन। ओके। 4 लोग अलग अलग जगह से, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली है जो उनकी हम्म। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। 4 लोग अलग अलग जगह से परफॉर्म करेंगे लेकिन आपको 1 सेकंड का भी डिले या लैग नहीं आएगा। तो वो बैंड हमने साइन किया है। अब आ जाइए एंटरटेनमेंट कंसल्टेंट में, सेम हम बाकी सारे आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हैं। किसी के सोशल मीडिया पोस्ट का काम कर रहे हैं, किसी का ब्रांड एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, ट्रूली कॉमिकल में भी कॉमेडी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने काम किया है। दैट इज ओनली 2% ऑफ व्हाट वी यूज्ड टू डू, बट कम से कम शुरुआत हुई है। म्यूजिक प्लस में हमने अभी थोड़े दिन पहले रेड एफएम के साथ मिलकर राइज इंडिया अवार्ड्स बोल के एक इनिशिएटिव किया था, अच्छा। जिसमें हर हफ्ते हम 5 ऐसी स्टोरीज को दिखाते थे जिन लोगों ने कोरोना के टाइम हम्म। बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे एक यूपी के गांव में एक बंदे ने मास्क बनाए फ्री में, या एक बंदे का अपना हाथ कट गया लोगों की हेल्प करते करते। ऐसे लोगों को हमने लाया है सामने कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हीरो हैं इस टाइम पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो एक्टिविटी चल रही है। उसके बाद हमने पेटीएम और ट्रूली कॉमिकल ने मिलकर मिमिक्री के सुपरस्टार पहला ऑनलाइन डिजिटल हंट शो किया था। अच्छा। वो हमने किया। तो ऐसे हम ना अपने हर बिजनेस में, ऑल अबाउट म्यूजिक जो हमारी म्यूजिक ट्रूली म्यूजिकल कंपनी है, ऑल अबाउट म्यूजिक जो हमारा है, ऑल अबाउट म्यूजिक में हमने डिजिटल सेशन शुरू किया है। इसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक डिजिटल सेशन, जो पिछले 6 हफ्तों से हर हफ्ते में एक सेशन करते हैं, अच्छा। जिसमें दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां म्यूजिक की सोल्यूशंस पे बात कर रही है। जैसे पिछले हफ्ते हमने रेवेन्यू पे किया, कल हमारा सेशन है जो कि मैनेजमेंट पे है, कि इन सारी दिक्कतों के बीच में क्या कर रही है दुनिया, सॉल्व कैसे कर रही है प्रॉब्लम को। अब उसके बाद हमने एक हमारा जो बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट है, बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट में हेलो एक ऐप है टिकटॉक की, हम्म। फिर टिकटॉक की सिस्टर कंसर्न, उस ऐप के साथ हमने एक एक्टिविटी की जहाँ पे आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। तो हम, और टीएम म्यूजिक हमने लॉन्च किया कि अभी ना वीडियो शूट हो सकते हैं ना कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम हर 15 दिन में गाना निकाल रहे हैं। तो हम लोग जेन्युइनली, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय एंटायर टीम। हमारी जो 75 लोगों की टीम है, 75 80 लोगों की टीम है, हमारी पूरी टीम ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटे काम कर रही है रोज। अच्छा। और हम बिल्कुल इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो रिजल्ट आया है वो बहुत मामूली रिजल्ट है, लेकिन हमको ये आशा है कि हम सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ट्राई करेंगे, फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, जब तक कुछ नहीं निकलेगा तब तक ट्राई करते रहेंगे। Absolute great story for people to know. Before we wrap up, Trasenji, what's on your wish list? विश लिस्ट में मतलब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, बहुत सिंपल थॉट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है,
कि दुनिया की हर देश में, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर कॉलोनी में सक्षम लोग भी हैं, जो लोग समृद्ध हैं, और वो लोग भी हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर हर सक्षम और समृद्ध आदमी अपने आस-पास के सारे ज़रूरतमंदों की मदद कर दे, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन थोड़ी-सी बेटर तरीके से निपटाई जा सकती है। तो जैसे कि मैं अगर एक बिज़नेस चलाता हूँ, मेरे बिज़नेस में 70-75 लोग हैं। वैसे किसी के बिज़नेस में 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। किसी का बिज़नेस नहीं है तो उसके आस-पास के लोग होंगे, जो आप रोज़ देखते हो। इस समय बिज़नेस और किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंसानियत पे फ़ोकस करना चाहिए। सेफ्टी और हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहिए। बहुत मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो फ़ोन पे बात करो, उनसे मिलो, उनको समझाओ। आई जेन्युइनली फील दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। तो अगर सब लोग ऐसा कर पाएँ तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी जीने के लिए। आने वाले टाइम और भी खराब हो सकते हैं। किसी शहर में अच्छा होगा, किसी में बहुत खराब होगा। लेकिन हम सबको मिलके इस समय को मतलब पार करना चाहिए। I दैट इज़ think माय विश लिस्ट। staying strong at this point of time and helping people out probably is the motto that you are coming with. आज हमने की तस्सेन मित्तल मुंबई से बातचीत और मैं आपका नवनीत तस्सेन जी once again thank you so much for giving us your valuable time. Thank you तस्सेन. थैंक यू नवनीत। थैंक यू नवनीत। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.